हेलो गाइस, अपन बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। और एक छोटा सा पॉइंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का रिमेनिंग है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं जिसमें मेनली सिस और ट्रांस, उसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर अपने को कंपेयर करना हो तो क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रूम टेम्परेचर पर सिस और ट्रांस आपस में इंटरकन्वर्टेबल नहीं है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे कंपेयर करते हैं, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी, ये अपने लेक्चर का आज का इश्यू है कि अपन किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईज, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टी में 4-5 फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने को पढ़ना है, सबका अपना अपना कंसेप्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉन्डिंग की बहुत सारी बातें काम में आएगी। सबसे पहला जो कंपेयर करना होता है फिजिकल प्रॉपर्टी वो होता है डाइपोल मोमेंट, जिसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं म्यू अपन बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। बहुत सारी बात, ये एक वेक्टर एंटिटी है और किस तरीके से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ये अपन सारी बात केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। डाइपोल मोमेंट के बारे में ये हमेशा लेस ईएन से मोर ईएन वाले की तरफ डायरेक्शन दिखाते हैं और लॉन पेयर के लिए सेंट्रल एटम से लॉन पेयर की साइड में हमेशा इसकी डायरेक्शन होती है। क्लियर? तो डाइपोल मोमेंट को अपने को कंपेयर करना है और डाइपोल मोमेंट अपने को बेसिकली बताता क्या है, अपन ये बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है तो कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड जो है उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ जाता है तो अपन बोलते हैं कि पोलर कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड्स उतने ही ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट पोलर कैरेक्टर का दूसरा मतलब होता है आयनिक कैरेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आयनिक कैरेक्टर अपन जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स को अपन कंपेयर कर चुके हैं कि जो प्रॉपर्टी, जैसे बात करें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, जो भी अपन कैरेक्टर कंपेयर करेंगे तो आयनिक कंपाउंड का जो ज्यादा होता है वो डाइपोल मोमेंट के साथ में बढ़ जाएगा। जैसे कि आयनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड से। जैसे कि अपन बात करें सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में तो आयनिक कंपाउंड की ज्यादा होती है, वो डाइपोल मोमेंट बढ़ने के साथ बढ़ेगी, आप जैसा कि जानते हैं। और बात करें नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन और जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उसके अंदर अपन बात करें तो डाइपोल मोमेंट बढ़ने के साथ जो है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो वो सारी बात सिस ट्रांस को लेकर, कोई भी सिस ट्रांस आइसोमर्स दे दिया जाए और बोला जाए कि ये पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा या बेंजीन में ज्यादा सॉल्युबल होगा या किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसके लिए एक डाइपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास फीचर है। डाइपोल मोमेंट से एक्चुअली अपन आयनिक कैरेक्टर को कंपेयर कर पाएंगे और उससे जो है अपन बाकी अदर कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। और डाइपोल मोमेंट को जहां तक कंपेयर करने की बात है तो उसके लिए अपने को क्या करना, देखिएगा वही जो अपन बॉन्डिंग में करते हैं। जैसे मेरे पास बात करें सिस और ट्रांस की तो ऐसा कोई, देखिए जनरली अपन ऐसा बोल देते हैं कि सिस का ज्यादा होता है ट्रांस का, ऐसा कुछ नहीं बोलना है भैया। आपको कैलकुलेट करना, ये एक वेक्टर एंटिटी है, इसमें कुछ कहना है, ऐसा नहीं बोलते कि सिस का ज्यादा होता है या ट्रांस का, ये चेक करके ही पता चलता है। ये कंपाउंड टू कंपाउंड बच्चों वेरी करता है। जैसे बात करूं मैं यहां पर आपका इस कंपाउंड का, तो ये आपके पास इसका सिस फॉर्म है और दूसरा इसका अपन यहां बनाते हैं ट्रांसफॉर्म। अब रटने वाली कोई बात नहीं, अपन ऑलरेडी जानते हैं, सिर्फ डायरेक्शन अपने को सेट करनी है। तो देखिएगा अपन बात करें यहां पर सी और एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस है। मेजर्स और कंट्रीब्यूशन होगा वो सी और CH3 के अंदर। आपको पता है ये sp2 कार्बन है और अपन जानते हैं कि एक कार्बन है, sp3 है, sp2 है और sp है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। कार्बन sp2 की 2.5 होती है, 2.75 होती है और इसकी 3.15 होती है ना। तो आप जानते हैं कि ये वाला कार्बन sp2 वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है sp1 वाले से। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की तो देखिए इस बॉन्ड के अंदर इस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा लेस ईएन से मोर ईएन वाले की डायरेक्शन में। तो देखिए यहां क्या करेंगे, इसकी मोर ईएन वाले की डायरेक्शन किधर, इधर
ये डाइपोल मोमेंट हुआ और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हुई। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो दोनों वेक्टर है इनको आगे बढ़ाए तो दोनों वेक्टर के हेड से हेड मिल रहे, वेक्टर एडिशन है। इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर इस तरीके से, जब दो वेक्टर की या तो हेड से हेड मिले या टेल से टेल मिले तो वेक्टर एडिशन हो रहा है। इन दोनों का जो ये दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर वो यहां आएगा, दोनों का ऐड होगा। ये इसका वैल्यू अगर म्यू है, म्यू तो यहाँ जो म्यू है, ये जो भी एंगल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर म्यू एडिशनल है ना। तो मैं बात करूं यहाँ इस वाले के अंदर म्यू नेट की, तो म्यू प्लस दूसरा जो म्यू है, इनका वेक्टर एडिशन करेंगे। डायरेक्ट एडिशन नहीं करना है, मैंने वेक्टर एडिशन लिखा है, इसका मतलब एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ऐड हो रहा है। इसके अंदर बच्चों बात करें अपन तो देखिएगा, इसके अंदर अपन बात करें बच्चों तो देखिए अपन जानते हैं CCH3 से अपन मैं बात करूं कि मोरियन वाला कौन है, ये कार्बन, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ये म्यू हुई और सेम ऐसा ही बॉन्ड, या बॉन्ड अलग होता तो इसको म्यू1 म्यू2 कर देते। इसकी डायरेक्शन हुई इस तरफ, ये भी म्यू है। अब आप यहां पर देखें, एक वेक्टर म्यू इस तरफ है और दूसरा वेक्टर म्यू इस तरफ है, दो इक्वल वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री के अंदर है। तो इसका जो म्यू नेट है वो घटात्मक है, दोनों का अप्रोक्सीमेट 0 है, टेंस टू 0 है। क्लियर। तो यहां पर आप ट्रांसफॉर्म का देखें तो यहां पर जो म्यू है, मैं कहूंगा म्यू नेट जो होगा एग्जैक्टली अगर आप कहें तो म्यू माइनस म्यू, लेकिन वेक्टर एडिशन है। एग्जैक्ट अगर एंगल 180 डिग्री है, वैसे ट्रांस के अंदर एकदम अपोजिट साइड में होगा तो 180 डिग्री होगा, इसका जो म्यू नेट है वो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ एडिशन है, यहाँ सब्ट्रैक्टिव फॉर्म, यहाँ जुड़ रहा है या घट रहा है, दोनों म्यू, यहाँ दोनों वेक्टर का ऐड हो रहा है और यहाँ दोनों वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका जो डाइपोल मोमेंट है ट्रांस का वो कम हुआ। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपल चेक किया और अपने को ये पता चला कि इस वाले कंपाउंड के लिए पर्टिकुलरली बात करूं मैं म्यू सिस और म्यू ट्रांस का, तो आपने देखा बच्चों म्यू सिस वाले का ज्यादा होता है, बट इसका कोई रूल मत बना लेना कि सिस वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। अभी एक और अलग कंपाउंड लेते हैं तो रिजल्ट एकदम उल्टा आ जाएगा, देखिएगा। एक अलग कंपाउंड ले और फिर से इसी तरीके से बात करें, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां पर मैं बात करूं ये Cl CH3, यहां H और H, ये मैंने ट्रांसफॉर्म बनाया, इसका सिस फॉर्म बनाते हैं CCl CH3 H और H, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इसको अपन ने बोल दिया सिस। ये इसका सिस फॉर्म हुआ और ये इसका ट्रांसफॉर्म हुआ और बिना रट्टा मारे अब हम डाइपोल मोमेंट की बात करें, डाइपोल मोमेंट चेक करें तो बहुत सिंपली आप कह सकते हो बच्चों, देखिए इसके अंदर क्या, कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है, तो यहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इधर ज्यादा है तो वेक्टर ये हो गया म्यू1 और इसकी डायरेक्शन मोरियन वाले की तरफ। और इस कार्बन में से sp2 कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, इसको मैं म्यू2 बोल देता हूं। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, इस वजह से इसको भी आप कंसीडर करेंगे म्यू1 और म्यू2। तो यहां आप अगर देखें बच्चों, इसका अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो देखिए क्या, एक म्यू1 वेक्टर है जो इस तरफ इसकी डायरेक्शन है, इसको मैं आगे बढ़ाऊं बच्चों, क्योंकि जब तक दो वेक्टर के टेल से टेल या हेड से हेड नहीं मिलेंगे तो उनके बीच का एंगल पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए ये मैंने इसको आगे बढ़ाया, ये आपने इसको आगे बढ़ाया, तो ये मेरा एंगल थीटा जो है, थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आप जानते हो फिजिक्स में बहुत छोटी सी बात है बच्चों, तब होता है जब या तो टेल से टेल मिले, हेड से हेड मिले। तो मैंने क्या किया, इस म्यू2 वेक्टर को आगे बढ़ा दिया, इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ा दिया और ये मेरा म्यू2 वेक्टर आ गया। तो ये जो मेरा एंगल है, ये एंगल थीटा निकल गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स म्यू1 और म्यू2 के बीच में। ये एंगल आपका 90 डिग्री से कम आ रहा है, जो भी एंगल आ रहा है, बट म्यू1 और म्यू2 किसी एक एंगल के ऊपर है, ठीक है। और यहां कहीं इसका रिजल्टेंट आएगा, सिंपल कॉमन सेंस की बात है, यहां कहीं इसके बीच में यहां कहीं म्यू नेट आएगा। इसका जो म्यू नेट क्या होगा, इसको मैं लिखूं तो यूं लिखूंगा, यहां म्यू नेट जो है वेक्टर एडिशन होगा म्यू1 प्लस म्यू2 का वेक्टर एडिशन होगा, वो एंगल थीटा पर डिपेंड करेगा। थीटा हमने यहां पर दिमाग में रख लिया कि थीटा अप्रोक्सीमेटली 90 से कम आ रहा है, कोई एक एंगल थीटा है। अब कंपेयर करें यहां पर सीन, देखिएगा इसका कंपेयर करें सीन, क्योंकि आप डाइपोल मोमेंट बहुत अच्छे से निकालना जानते हैं, लट्टाफिकेशन जरूरत नहीं, सोच लेंगे एक सेकंड में।
यहां पर बात करें, देखिए बच्चों, ये इसे मोरियन वाला है तो ये मेरा लगभग वही μ1 है, और इस कार्बन की बात करें तो ये मोरियन वाला कार्बन है, sp2 वाला, ये μ2 है। आप यहां देखेंगे इधर ये वेक्टर μ1 जा रहा है और इसी डायरेक्शन के अंदर इसके पीछे पीछे ये एंगल वेक्टर μ2 है। आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां μ1 और μ2 के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। मतलब यहां जब आप वेक्टर एडिशन करेंगे μ1 प्लस μ2 तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। और अपन जानते हैं कि जब वेक्टर एडिशन करते हैं बच्चों, वेक्टर एडिशन करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है आपको पता है, हम ऐसा बोलते हैं कि μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, कभी जैसे किसी भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं, प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, और अपन जानते हैं कि थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो cos में वैल्यू घटती है। यहां से अपन बोलते हैं कि थीटा अगर बड़ा होता है तो cos थीटा की वैल्यू घटती है, यानी μ घटता है। अब देखिए यहां एंगल ट्रांस वाले में एंगल 0 है, यहां कोई न कोई एंगल 0 से बड़ा है, तो सिस वाले और ट्रांस वाले में बात करें तो यहां पर एंगल जिसका बड़ा होगा उसका μ कम आएगा। यानी यहां पर बच्चों आपने कंपेयर किया तो एकदम उल्टा रिजल्ट आ गया जो पिछले एग्जांपल में था। इस एग्जांपल में मैं बात करूं μ सिस और μ ट्रांस, तो बच्चों मैं ये बोलूंगा कि आपका जो μ, क्योंकि μ पर आपको ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि आगे दो प्रॉपर्टीज आ रही है, 2-3, वो डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। अगर डाइपोल मोमेंट आपको ढंग से निकालना नहीं आता तो बाकी प्रॉपर्टी में आप उल्टा आंसर दे देंगे बच्चों। तो μ सिस और ट्रांस की बच्चों में बात करूं तो यहां पर जो है आपका μ ट्रांस वाला ज्यादा हो गया। तो ये ऑलवेज नहीं होता कि μ सिस का ज्यादा होगा या ट्रांस का, ये एक सदिशों का योग है, वेक्टर एडिशन है, और वेक्टर एडिशन करना और डाइपोल मोमेंट की जानकारी अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। एंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक यहां बहुत इजीली अपन डाइपोल मोमेंट की बात कर सकते हैं। सिर्फ आपको वेक्टर एडिशन करना है और सदिशों के बीच के एंगल के बारे में एज्यूम करना है, आपको छोटे और बड़े का अपने आप पता चल जाएगा। जैसे बात करें, इसे पहले वाला केस था, देखिए बच्चों, उसमें सेम ग्रुप थे तो आपने देखा कि यहाँ सिस वाला ऐड हो रहा है, ट्रांस वाला तो एकदम 180 डिग्री पर आ गया। यहाँ एंगल बड़ा था, 180 डिग्री था, यहाँ जो एंगल था वो 180 से कम था, यहाँ एंगल छोटा था, और यहाँ एंगल बड़ा था 180। एंगल बड़ा होता तो रिजल्टेंट कम आता है कॉस्ट के अंदर, मैंने बोला ना अभी, तो इसलिए यहाँ पर सिस वाले का ज्यादा था। लेकिन जब अपन एग्जाम्पल बदला और दूसरा यहाँ तो सिस वाले का ज्यादा था, लेकिन जब अगला एग्जाम्पल लिया यहाँ पर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट फाइनली चर्चा करने के बाद जो आया, यहाँ पर सिस वाले का ज्यादा आ जाता है। यानी सिस वाले का ज्यादा होगा या ट्रांस वाले का, यह डिपेंड करता है वेक्टर एडिशन पर। और जैसे ही μ आ गया तो अपन ये कह देंगे कि इस कंपाउंड में किस में आयनिक करैक्टर ज्यादा होंगे, तो ट्रांस वाले कंपाउंड में जितने भी आयनिक कंपाउंड है, बॉइलिंग पॉइंट, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्बिलिटी, वो सारी चीजें इसमें ज्यादा होगी बच्चों। तो अगली प्रॉपर्टी की बात करें वो ये वैसे यहीं से एक्सप्लेन हो गई है। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी थी अपने पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अपन बात करते हैं तो देखिए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट के लिए जब अपन बात करते हैं दो कंपाउंड्स के अंदर जिनके अंदर बाकी चीजें सेम होती है तो अपन बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वान डेर वाल अट्रैक्शन होता है, वान डेर वाल बॉन्ड्स होता है, और वान डेर वाल बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो ये वाली चीज तो काम करने का मतलब ही नहीं है। सीधी सीधी बात ये है कि बॉइलिंग पॉइंट अपन जानते हैं आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में से आयनिक का ज्यादा है, और आयनिक वो ज्यादा होता है जिसका म्यू ज्यादा है। तो सीधी सीधी बात, म्यू जिसका ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये बात अपन बॉन्डिंग में जब बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टर कंपेयर करने की तो बहुत अच्छे से जानते हैं। म्यू ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो सिंपल बात, अभी मैं बात करूं पहले वाले केस में जिसमें सिस का ज्यादा था, मैं बात करूं ये वाला C डबल बॉन्ड C 2 ब्यूटीन जो है, इसके अंदर अपन बात करें इस कंपाउंड में तो अपन ने देखा था कि सिस और ट्रांस में से डाइपोल मोमेंट सिस का ज्यादा था तो बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होगा। क्लियर। और जब अपन ने एग्जाम्पल दूसरा लिया था, अपन ने एग्जाम्पल ये लिया था कि यहां पर एक Cl था, H था, और एक CH3 था और एक H था, इस तरीके से सिनेरियो था। तो यहां पर जो अपना डाइपोल मोमेंट था
वो ट्रांस का ज्यादा था सिस से। तो सेम जो जैसे आपने डाइपोल मोमेंट निकाला, दो गिफ्ट आपको साथ में मिल गई, बॉइलिंग पॉइंट भी मिल गया। बॉइलिंग पॉइंट जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा वो सेम बॉइलिंग पॉइंट का होगा, तो कुछ नया करना ही नहीं। एट द सेम टाइम तीसरी प्रॉपर्टी भी साथ में ही ले लीजिए बच्चों। तीसरी अपने पास होगी सॉल्युबिलिटी, आपको बता ही दिया था इकट्ठा, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से समझ लेना, डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो आयनिक करैक्टर ज्यादा, और पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। तो म्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर के अंदर ज्यादा होगी। और हम जानते हैं कि म्यू इज, गलती से अगर उल्टा पूछ ले, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और बोले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करे तो जिसका म्यू ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, नॉन पोलर कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, और डाइपोल मोमेंट से पोलर नेचर बताई जाती है। तो डाइपोल मोमेंट पोलर नेचर को बताता है, तो सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो वही ज्यादा होगा जिसका पोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी म्यू ज्यादा होगा। सेम वही बात, कोई भी कंपाउंड पकड़ लो, डाइपोल मोमेंट चेक कर लो, डाइपोल मोमेंट जिसका ज्यादा उसमें पोलरिटी ज्यादा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और उसमें पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट के अंदर आगे, वो है डाइपोल मोमेंट। अगला पॉइंट बात करते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का अगला पॉइंट अपन डिस्कस करें, फोर्थ। अब अपन बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, देखिए बच्चों वैसे तो बात करें मेल्टिंग पॉइंट को भी अपन डाइपोल मोमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सॉलिड जो है मेल्ट होके अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये एक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है मेल्टिंग पॉइंट। और बच्चों सॉलिड के अंदर अपन बात करते हैं, इनऑर्गेनिक में भी इस पॉइंट के बारे में बहुत डिटेल में, सॉलिड कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है, सॉलिड जो होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बच्चों दो चीज पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना, कई जगह काम आती है। सॉलिड स्टेबिलिटी, सॉलिड ये अगला पॉइंट भी अपने स्टेबिलिटी का भी यही काम आएगा। सॉलिड कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो दो चीज पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एक तो डिपेंड करती है वहां पर बॉन्डिंग कैसी है, बॉन्ड जो है वो कितना मजबूत है, बॉन्ड में कितने ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर, वो जैसे यहां भी बॉन्डिंग पैटर्न ऑफ द सब्सटेंस की बॉन्ड कितना मजबूत है। और दूसरा डिपेंड करता है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, पैकिंग इफिशिएंसी। सॉलिड स्टेट में जिसकी बात करते हैं ईटा, तो सॉलिड्स की जो स्टेबिलिटी है वो ईटा पर भी डिपेंड करती है। पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी मतलब कितना सिस्टमेटिक अरेंज कर रखा है, कितना अवेलेबल वॉल्यूम का, कितना ज्यादा स्पेस पदार्थ ने या सब्सटेंस ने, मटेरियल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ईटा ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और कोई कंपाउंड की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो उसको मेल्ट करने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ेगा वो भी ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट भी अपने आप में रोल प्ले करता है कि कोई भी सॉलिड, अगर ये बात सिर्फ सॉलिड के लिए होती है क्योंकि सॉलिड के अंदर ही पैकिंग की बात आती है, क्योंकि सॉलिड के अंदर सॉलिड स्ट्रक्चर होती है जिसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड्स में भी पर्टिकुलरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करूंगा। अगर कोई सब्सटेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसके अंदर कोई रेगुलर ज्योमेट्री है तो ये चीज वहां मैटर करती है कि जो ज्योमेट्री आप सेलेक्ट कर रहे हो, बीसीसी, एचसीपी, एफसीपी, जो भी, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। पैकिंग एफिशिएंसी का सीधा सीधा मतलब होता है बच्चों कि एक 3D में जो स्पेस अवेलेबल है उसका कितना ज्यादा स्पेस आपने यूटिलाइज किया है। क्लियर? ये बात हमेशा मैटर करती है। और बच्चों यहां पर अगर इस बात को, पैकिंग एफिशिएंसी को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के रेफरेंस में लेके आए तो ये चीज मैटर करेगी। देखना कैसे मैटर करेगी। अब देखना मेरे पास दो कंपाउंड है और मैं इससे जो डिफरेंस आता है वो बताता हूं। एक मेरे पास जैसे ये कंपाउंड है, इसको मैंने लिया सिस फॉर्म के अंदर बच्चों,
तो ये लगभग मेरे पास इतना स्पेस कवर करेगा। एक सिस कंपाउंड है। अब मैं दूसरा सिस कंपाउंड इसके पास ऐसा एक सेम मॉलिक्यूल, ये वन मॉलिक्यूल, इसी का ही सेकंड मॉलिक्यूल मुझे अरेंज करना है। तो मैं कैसे अरेंज करूंगा बच्चों? देखो, C डबल बॉन्ड C एक दूसरे के ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, इतना एरिया मुझे खाली चाहिए। यहां मैंने क्या किया, H और H अरेंज किया और इधर CH3 और CH3 अरेंज किया। ये एरिया मेरे पास जो है बेकार चला जाएगा, यहां कोई भी सब्सटेंस नहीं आ सकता स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण। एक सिस मॉलिक्यूल है, उसके पास में मैंने दूसरा सिस अरेंज किया। अगर इसी पदार्थ का मैं ट्रांस लूं, देखिएगा मैंने इसी का ट्रांस लिया, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन तो कोई स्पेस कवर करता नहीं है, तो मैं बोलूंगा क्या, CH3 ठीक है, अपोजिट फॉर्म के अंदर एक ट्रांस इधर चला गया। थोड़ा सा आप अगर एग्जैक्ट भी लिखें तो मैं यूं कहूंगा, चलिए आप कंपैरेटिवली यूं लिखें CH3, ये CH3 ट्रांस, ये हाइड्रोजन से तो कोई वंडरवॉल रिपल्शन क्रिएट करता नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल ने जो एक तरीके से मोर कंपैरेटिवली जो बड़े साइज की है मॉलिक्यूल, इन्होंने एक लीनियर स्पेस कवर किया। अब मैं दूसरा जब ट्रांस का मॉलिक्यूल लेके आऊंगा तो इसके पास इस तरीके से दूसरा अरेंज हो जाएगा, इस तरीके से तीसरा। मोस्ट कंपैरेटिवली एक लीनियर मॉलिक्यूल है, जबकि ये मॉलिक्यूल लीनियर नहीं। मैं हाइड्रोजन को फ्री कर देता हूं, सिर्फ CH3 जो कि वंडरवॉल स्ट्रेन लगाता है उसको लेता हूं, तो ये मॉलिक्यूल इतना स्पेस कवर कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इतना स्पेस कवर कर रहा है। अब मुझे आप समझिए, मैं यूं कहूं कि कुछ पदार्थ है जो इस तरह के हैं, इनको मैं अरेंज करने हैं मुझे, और एक कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको मुझे अरेंज करने हैं। तो आप बताइए जो अवेलेबल स्पेस है उसमें से कौन सा मटेरियल अवेलेबल स्पेस का ज्यादा यूज कर रहा है? इसके अंदर ये बीच में वेकेंट स्पेस है, बेकार जा रहा है, यहां पर दूसरा नहीं आ रहा, यहां पर बीच में वेकेंट स्पेस बहुत कम है, इसको किसी भी लिमिट तक पास लाया जा सकता है। इसलिए बच्चों एक बात बोलते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी है, ये सिनेरियो किस में पैदा हुआ था? सिस के अंदर, और ये स्थिति किस में है? ट्रांस में। तो मैं ये बोलूंगा बच्चों कि मेरी पैकिंग जो एफिशिएंसी ईटा जो है सिस और ईटा जो है ट्रांस, पैकिंग एफिशिएंसी ट्रांस की ज्यादा है। और सॉलिड्स के लिए ये चीज बहुत मैटर करती है बच्चों, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट के संदर्भ में बात करते हैं तो ईटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो इस तरीके से अपन ये बात कर सकते हैं। तो यहां पर कोई भी कौन ग्रुप लगा हुआ इस पर डिपेंड नहीं करेगा। आप हमेशा एक सिस और ट्रांस में से अरेंजमेंट जो है, एटम्स का जो अरेंजमेंट करने का तरीका है वो ट्रांस में हमेशा बेटर रहेगा। तो ये ऑलवेज है, यहां पर कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी नहीं करेगा, इसलिए ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट बात करें, एक ही कंपाउंड के GI हैं, तो सिस और ट्रांस में से ध्यान की बात नहीं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, सिस से ऑलवेज ज्यादा होता है ट्रांस का। तो ये अपनी चौथी प्रॉपर्टी थी। बाकी शुरुआत की तीनों तो एक ही चीज पे डिपेंड थी, डाइपोल मोमेंट, ये पैकिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड है। और चौथी जो है हमारी है सिस और ट्रांस की स्टेबिलिटी की बात। लास्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी में ध्यान रखना, इसको बहुत ही सावधानी से करने वाली बात है। स्टेबिलिटी के अंदर बात करें, जैसे मैं बात करूं कि ये मेरे पास एक सिस कंपाउंड है, ठीक है, और ये मेरे पास ट्रांस है, तो यहां जो पॉइंट काम करेगा वो काम करेगी स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां जो कंसेप्ट, जो मेन कंसेप्ट है, कोई दूसरा कंसेप्ट इन्वॉल्व हो गया तो हो सकता है स्टेरिक हिंड्रेंस को अपन साइड में कर दें, बट मेन जो मुद्दा काम करेगा वो है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी वंडरवॉल रिपल्शन। मैंने आपको बताया था कंफर्मेशन के अंदर भी, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है बड़े ग्रुप सेम साइड आ गए तो उनमें आपस में रिपल्शन लगेगा। देखिए CH3 अरेंज होगा इतनी जगह पे, इधर दूसरा CH3, तो इनके आपस में सिंग अड़ेंगे, बड़े ग्रुप सेम साइड आ गए सिस के अंदर, तो इसमें रिपल्शन होगा। और यहां बड़े ग्रुप अपोजिट साइड आ गए, एक सिस बड़ा ग्रुप उधर पड़ा है, दूसरे का नीचा है, तो यहां रिपल्शन क्या है? रिपल्शन कम है। और यहां पर क्या है? रिपल्शन ज्यादा है। और जब भी रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑलवेज अट्रैक्ट, सीधा फंडा इसमें, जब अट्रैक्शन होता है किसी भी बॉन्ड की, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड हो, चाहे कोई और चार्जेस हो, चाहे कोई भी रीजन हो,
जब जब अट्रैक्शन होता है, कोना क्या कहता है, अपन बॉन्डिंग में बहुत स्टार्टिंग बात करते हैं कि जब जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जब जब रिपल्शन होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और स्टेबिलिटी घटती है। सीधा फंडे बोलूं तो जब जब अट्रैक्शन होता है स्टेबिलिटी बढ़ती है, जब जब रिपल्शन होता है स्टेबिलिटी घटती है। बच्चों यहां रिपल्शन ज्यादा है, दोनों में रिपल्शन है, यहां रिपल्शन ज्यादा है, यहां रिपल्शन कम है, तो जिसमें रिपल्शन ज्यादा है वो लेस स्टेबल होगा। यानी इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए बात करूं मैं ट्यूब्यूटिन के लिए, तो यहां पर बच्चों सिस और ट्रांस में अगर मैं बात करूं तो जो रिपल्शन है, रिपल्शन किसमें ज्यादा है, सिस में, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्शन कहूं या स्टेरिक हिंड्रेंस कहूं एक ही बात है, स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी सिस से ट्रांस की। बट बच्चों ये ऑलवेज बात नहीं है, अदर फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए तो इससे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर अगर आ गया कोई, क्योंकि ये वंडरवॉल रिपल्शन, वंडरवॉल बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड होता है ना, तो वंडरवॉल से पहले अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की कहीं प्रेजेंस आ गई तो ये वंडरवॉल जो रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन वाली बात है, इसको अपन सेकेंडरी कर देंगे। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मेरे कहने का मतलब है कि जो ये ग्रुप का आपस में साइज के कारण जो रिपल्शन है, इस रिपल्शन को अपन सब साइड कर देंगे, सेकेंडरी कर देंगे अगर वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना हो रही है इसके अंदर। देखिएगा जैसे मैं एक कंपाउंड की बात करूं बच्चों, ये है इसके अंदर देखिएगा ये OH लगा हुआ है, ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया, ये इनका सिस फॉर्म है, सेम ग्रुप सेम साइड है, एक sp3 दो sp3, ये साइक्लिक कंपाउंड है, आपको पता है Zi क्यों शो कर रहा, दो sp3 पर ग्रुप दोनों अलग अलग लगे हुए हैं, सेम ग्रुप सेम साइड है, सिस है, और इसका मैं दूसरा बनाऊं ये इधर, इसका हाइड्रोजन इधर, और इसमें मैंने ऐसा कर दिया। अगर मैं यहाँ वंडरवॉल स्ट्रेन के हिसाब से बच्चों, अगर वंडरवॉल स्ट्रेन के हिसाब से कंपेयर करूं बच्चों, तो आपको देख रहा होगा यहाँ बड़े ग्रुप सिस साइड में पास पास है, यहाँ बड़े ग्रुप अपोजिट साइड है, ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन बन रही है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है और 3 और मोर देन 3 वाले के कॉन्टेक्ट में आ गया, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यहाँ ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसके अंदर H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है बच्चों, और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवॉल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड वंडरवॉल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत है, तो अपन वंडरवॉल रिपल्शन को साइड में कर देंगे, जो इससे पहले अपन ने देखा था वो तो तब लगता है जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लग रहा हो, वंडरवॉल रिपल्शन साइड में कर देंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड से आंसर करेंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, और जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड से क्लोज रिंग बन जाती है तो और भी मजेदार चीज हो जाती है बच्चों, अपन पढ़ते हैं इसको इनऑर्गेनिक में, इसको कहते हैं किलेशन, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण किलेशन होती है तो बात और भी शानदार हो जाती है, स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। और बच्चों इस आधार पर मैं बोलूंगा कहां, यहां पर क्या है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड क्या है, अट्रैक्शन, क्या बोलूं मैं, यहां कुछ नहीं है, यहां अट्रैक्शन नील, ठीक है, और यहां अट्रैक्शन प्रेजेंट। मैंने क्या बोला था, जब जब अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, यही ना, इसके लिए मैं बात करूं यहां पर बच्चों, तो सिस और ट्रांस में से मेरे पास सिस ज्यादा स्टेबल है, तो इट इज नॉट यूनिफॉर्म रूल कि सिस और ट्रांस में से, सिस में हमेशा सेम ग्रुप सेम साइड आएंगे तो रिपल्शन लगेगा ही, तब बिल्कुल बात सही है, ये बात तब सही है जब कोई दूसरा फैक्टर काम नहीं कर रहा हो, जिसका कोई नहीं, उसका होता है वंडरवॉल, वंडरवॉल बॉन्ड की या स्टेरिक हिंड्रेंस की बात सबसे लास्ट में आती है, जब कोई दूसरा रिपल्शन काम नहीं करता है तो वंडरवॉल रिपल्शन से बच्चों बात करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना है तो आप वंडरवॉल वाली बात को साइड में कर देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, सिस ट्रांस की के फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने के मामले में देखिएगा, मैंने बात करी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ClH, ये मैंने ट्रांसफॉर्म बनाया और इसी का मैं बना देता हूं सिस, C डबल बॉन्ड C, Cl, H और H।
यहां पर बात करें, देखिए आपको पता है कि थर्ड पीरियड या उससे बड़ा वाला आ जाए तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर ओनली स्टेरिक हिंड्रेंस की बात दिमाग में आती है तो नो डाउट ये वाला, इसमें रिपल्सन, क्लोरीन क्लोरीन बड़े साइज वाले ग्रुप सेम साइड है, रिपल्सन ज्यादा स्टेबिलिटी कम बच्चों। लेकिन यहां पर रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है, हम पढ़ेंगे आगे इस रिएक्शन मैकेनिज्म में जीओसी फर्स्ट के अंदर बच्चों, उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये लॉन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेट कंडीशन है तो ये रेजोनेंस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा सिस वाले के अंदर, यहां पर आ जाएगा, इसमें भी होगा। बट सिस वाले में सीन क्या बनता है, रेजोनेंस के बाद रेजोनेंस दोनों में होगा क्योंकि लॉन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेट कंडीशन जब भी होती लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, इसमें भी और इसमें भी। रेजोनेंस के बाद का सिनेरियो अपन देखते हैं बच्चों। तो यहां देखिए क्या हुआ, कार्बन ये जो आपका है सिनेरियो यहां इस तरीके से हो गया, ये Cl और क्लोरीन ने लॉन पेयर दिया तो इस पे पॉजिटिव आएगा और ये C, ये डबल बॉन्ड इधर चला गया है, लॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ इसका और ये वाला इधर। हाँ तो एक ही बात है, इस वाले ने लॉन पेयर दिया है तो इस वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस वाले ने लॉन पेयर दिया, किसी कोई भी एक दे सकता है, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और इस वाले ने बॉन्ड लिया है तो यहां पर बच्चों अपन बात करेंगे चार्ज की। इसने इलेक्ट्रॉन लिया, एक तो खुद का एक दूसरे का है, तो मैं बोलूंगा यहां पर इस पर जो चार्ज आएगा नेगेटिव आ गया, अपोजिट चार्जेस आगे बच्चों, और अपोजिट चार्ज आगे तो अपोजिट चार्ज में आयनिक अट्रैक्शन हो गया और आयनिक अट्रैक्शन तो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी मजबूत होता है। यहां पर सिस फॉर्म के अंदर सेम चार्जेस, अपोजिट चार्जेस पास पास आगे, आयनिक अट्रैक्शन होगा। यहां वाले में सीन क्या होगा बच्चों, ये जो सीन है यहां पर क्लोरीन पे मान लीजिए नेगेटिव आया और इस वाले क्लोरीन पर पॉजिटिव आया, लेकिन आप यहां देख सकते हैं जो अपोजिट चार्जेस है जिनमें जबरदस्त अट्रैक्शन लग सकता था वो एक दूसरे से बहुत दूर चले गए हैं। विपरीत आवेशों में अपोजिट आयन में अट्रैक्शन होता है, यहां अट्रैक्शन ज्यादा है, इस बार क्या है यहां भी अट्रैक्शन है, यहां भी अट्रैक्शन है, तो ये लेकिन यहां अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि ग्रुप्स अपोजिट चार्जेस विपरीत आयन पास पास है और अट्रैक्शन ज्यादा है बच्चों। तो अपन जानते हैं अट्रैक्शन जहां ज्यादा होता है यहां पोटेंशियल एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर से इस कंपाउंड के लिए मैं बात करूं तो सिस और ट्रांस में से अट्रैक्शन कहां ज्यादा है, सिस में, तो स्टेबिलिटी कहां ज्यादा हो जाएगी, सिस की ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से कई वेरियस फैक्टर, रेजोनेंस वाली ये बात ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी को ध्यान रखिएगा, और ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है तो कंफर्म है सिस वाले के अंदर सेम बड़े ग्रुप सेम साइड आएंगे और रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, है ना। उस कंडीशन में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। अगर कोई और फैक्टर लग रहा है जो कि वैन डर वाल बॉन्ड से ज्यादा वेटेज रखता है, बॉन्डिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा, बॉन्डिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा कोई चैप्टर नहीं बॉन्डिंग का केमिकल केमिस्ट्री के अंदर जहां पर बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। आपने देखा ज्योमेट्रिकल में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन को, ज्योमेट्री को, शेप को और उसका 3D प्रेजेंटेशन को ढंग से समझते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अभी अपन आगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टार्ट करने वाले, वहां पे बॉन्डिंग का और हाइब्रिडाइजेशन का, मॉलिक्यूल की शेप का बहुत बड़ा फर्क और रोल होता है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात थी बच्चों। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म।